डियर ऑल, जय भीम, जय भारत। चंद्रभान प्रसाद दिस साइड। दलित नोट पावर पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ है नागपुर के दलित इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर अमिताभ मेश्राम। और आज डायलॉग का मुद्दा है कंपनी या फर्म, किस तरह के बिजनेस रजिस्टर कराना चाहिए। मेश्राम साहब, आपका स्वागत है। चूंकि हमारे दलित समाज में बिजनेस लिटरेसी न के बराबर है, इसलिए बिजनेस शुरू करने वाले दलित नौजवानों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपनी क्लास में कराएं या फर्म में कराएं। इस पर कृपया प्रकाश डालें। जय भीम चंद्रभान सर। जय भीम। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया इस टॉपिक में। क्योंकि कोई भी अगर किसी बिजनेस करना है तो उसके लिए बेसिक होता है कि उसका रजिस्ट्रेशन, यानी बिजनेस या कोई भी धंधे की शुरुआत होती है उसके रजिस्ट्रेशन से। जैसा बच्चा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उस टाइप का बिजनेस का एक सर्टिफिकेट होता है जो हर बिजनेस के लिए लेना होता है, और वही उसका भविष्य में आइडेंटिफिकेशन मार्क हो जाता है। राइट। वही उसका ब्रांड में भी काम में आ जाता है, और उसी से उसकी ग्रोथ रेशो भी डेनेट। वैसे के इंडिया में हमारे 60 टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं। टोटल अपने को बिजनेस करने के लिए 7 टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो हम एक एक रजिस्ट्रेशन को एक एक बार समझेंगे, और उसमें बिजनेस की क्या ये होती है परिभाषा, और उसमें नेचर ऑफ बिजनेस किस टाइप के आ सकते हैं उसको अपन अभी चर्चा करते हैं। तो पहला मुद्दा लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम सॉफ्ट एक्ट, एक सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है, अभी ऑनलाइन होता है, उस रजिस्ट्रेशन करके हम हमारा बिजनेस चालू कर सकते हैं। सॉफ्ट एक्ट रजिस्ट्रेशन करने के और दो पैरामीटर्स होते हैं। जो एम्प्लॉय 10 या 20 के नीचे होते हैं उनके लिए सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन देना होता है सरकार को कि हम हमारा ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी टाइप का नेचर उसका कुछ भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विस हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। एक उसी में ही सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर एक और रजिस्ट्रेशन करना होता है, अगर आपका एम्प्लॉय 20 के ऊपर होता है तब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। तब वो सरकार से आपको जो सरकार के कुछ नियम्स होते हैं लेबर एक्ट के अनुसार उसको फॉलो करना होता है। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आजकल ये सारा ऑनलाइन होता है, इसमें कोई अटैक नहीं। तो ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आता है जो अपने को सोल प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं। तो इसमें आपको यानी इवन चाय की दुकान से लेके एक बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी जिसमें खुद अकेला ओनर रहना चाहता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में करना चाहता है, इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। ये हो गया आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। दूसरा रजिस्ट्रेशन आ जाता है उसी में ही, उसके बाद एक अभी अभी लॉन्च हुआ है, वो है वन मैन कंपनी, यानी वन पर्सन कंपनी हम बोलते हैं उसको। वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप से, मगर इस कंपनी का हमको रजिस्ट्रेशन एक्ट में 2013 के एक्ट में रजिस्टर्ड करना होता है। इसकी जो फॉर्मेलिटीज होती है एज पर सारा हमको इंटीमेशन गवर्नमेंट को करना होता है। तो अभी जो बोलते हैं वन डायरेक्टर कंपनी, तो इसमें एक डायरेक्टर भी रहेगा तो भी ये कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है, सिमिलर टू सेल सोल प्रोप्राइटर कंपनी के हिसाब से होता है। तो ये दूसरी कंपनी होगी। अब आते हैं कुछ मेजर कंपनी की इसमें। तो मेजर कंपनियों में अभी आ जाते हैं कि फर्स्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जब कोई भी फर्म को अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करने की नौबत तब आती है जब वन पर्सन से ज्यादा होते हैं, यानी 2 से ऊपर हो सकते हैं, और 15 से नीचे डायरेक्टर्स होने चाहिए। एक कंडीशंस होती है, 3 लोग मिलके अगर एक कंपनी फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 लोग मिलके, अभी 3 लोग है तो 3 लोग 3 डायरेक्टर्स हो गए। 3 डायरेक्टर्स आके उन लोग एक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। तो वो कंपनी रजिस्ट्रेशन जो करना होगा उनको प्राइवेट लिमिटेड में करना होगा। इसका उनको बेनिफिट ये होता है कि उनकी पर्सनल एसेट और कंपनी एसेट ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी में क्या हो जाता है कि उसकी पर्सनल असेट और उसके बिजनेस की असेट दोनों के दोनों कंबाइन हो जाती है। यानी अगर कल कल के डेट में अगर कुछ भी हो जाए उसके साथ, उसके बिजनेस के साथ, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में वो खुद ही पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी असेट भी पूरी रिस्पॉन्सिबल में आ जाती है। मगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते समय
जब ऐसा कुछ मुद्दा आता है तो उसकी जो कंपनी की असेट है वही उसकी कंसिडरेशन में आ जाती है, और जो उसके पर्सनल असेट है वो डिफरेंट हो जाती है। इसमें 1 लाख से आप वो कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, मैक्सिमम कहाँ तक भी जा सकते हो। इस कंपनी में मेंबर्स, यानी जिनको आप अपने कंपनी में मेंबर्स एज अ मेंबर्स ले सकते हो, उसकी लिमिट गवर्नमेंट ने बांध के रखी है एज पर द 2013 एक्ट। उसमें 200 लोग आप मेंबर्स एज अ ले सकते हो और डायरेक्टर 15 बना सकते हो। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके जो डायरेक्टर है वो अपना फंड ला के बड़ा बिजनेस को ये कर दे सकते हैं। तो ये होते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसी में तीसरी कंपनी आती है पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये बड़ी कंपनी होती है, इसका जो अथोराइज कैपिटल होता है वो 5 लाख से स्टार्ट होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी तभी होती है, डायरेक्ट आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं होती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एक और ये होता है कि आपको कम से कम कुछ साल का एक्सपीरियंस प्राइवेट लिमिटेड में होना चाहिए, उसका आपका टर्नओवर होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड बड़ी कंपनी होती है। ये आप बीएससी एनएससी में इसका लिस्टिंग होता है, इसका शेयर्स आप बाहर दे सकते हो। इसमें कोई 2 डायरेक्टर के ऊपर डायरेक्टर्स रह सकते हैं। नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं, मैक्सिमम हो सकते हैं। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स मार्केट में नाम सुनते हो, वो सारे पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। उसमें भी एक लिमिटेड और एक होता है कि जो लिस्टेड होती है, और एक पब्लिक लिमिटेड होता है कि जिसमें आप जनरली शेयर्स को बांट सकते हैं। और लिमिटेड कंपनी एक उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप बीएससी एनएससी में रजिस्टर्ड कर, मगर इट इज अ बिग कंपनी, और इसमें और छोटी कंपनियां जनरली आती नहीं, क्योंकि इसके जो फंक्शंस होते हैं, इसके जो फॉर्मेलिटीज होती है जो गवर्नमेंट की होती है वो बहुत बड़ी होती है। छोटी कंपनी उसको बेयर नहीं कर पाती। मगर आज की डेट में एमएसएमई एक्ट में स्मॉल कंपनी को भी बीएससी और एमएससी में रजिस्ट्रेशन करने का ये मिला हुआ है, तो वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर सकते हैं। फिर आती है इसमें कंपनी जो आएगी लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप कंपनी, यानी दो से ज्यादा, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मिलके अगर प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं, और पार्टनरशिप फर्म में अपनी असेट को थोड़ा अलग करना चाहते हैं, थोड़ा अलग, पूरा नहीं, थोड़ा अलग करना चाहते हैं, तो वो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी या पार्टनरशिप में जा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जो भी 4-5 लोग मिलके अपना पैसा ला सकते हैं, अपना एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग बना के अपने को बिजनेस कंपनी को गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करके अपनी प्रॉपर्टी और अपने बिजनेस को सिक्योर कर सकते हैं। उनकी प्रॉपर्टी यहाँ जो पर्सनल असेट रहता है वो यहाँ डिफर हो जाता है। फिर इसमें होता है एक और कंपनी आती है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म कोई भी 2 बंदे मिलके, 2 बंदे, 3 मिलके आपसी समझौते के ऊपर, इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्यूशन नहीं है, इसमें कोई नहीं, आपसी समझौते के भरोसे पे, अपना अपना प्रॉफिट शेयरिंग के भरोसे पे, ये एग्रीमेंट के भरोसे पे ये अपना कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की कोई नहीं। तीसरा आता है, लास्ट में एक आता है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी में रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो जनरली एनजीओ के लिए होता है, जिनको नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जाना होता है। उस टाइप की कंपनियों को वो सेक्शन 80 में रजिस्ट्रेशन करते हैं। मगर वो भी कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से आज की डेट में वो करना होता है, उसके कंप्लायंसेस करना होता है। ये बेसिक टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। सारे रजिस्ट्रेशंस में अगर आप हमारे इसमें देखा जाए तो छोटे बिजनेस से थोड़ा बड़ा बिजनेस जाने तक तो 3 ही कंपनी ज्यादा एकदम ये वाइबिलिटी में आती है, जो है सोल प्रोप्राइटर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और देखा जाए तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। ये 3 जो फर्म्स होते हैं, अगर इसमें आप बिजनेस करने की कोशिश करोगे तो आपका एक्सपेंसेस, आपका बिजनेस कोई भी इसमें आप अच्छे से मोड में कर सकते हो। ये होती है सर कंपनी। अच्छा ये बताएं मेश्राम साहब की, अगर कोई दलित नौजवान 1 लाख रुपए की लागत से 1 करोड़ तक का बिजनेस करना चाहता है, तो बरोबर। फर्म में क्या पॉसिबल है 1 करोड़ रुपए तक का बिजनेस करने का? डेफिनेटली सर, 1 करोड़ क्या, वो 5 5 करोड़ तक भी कर सकता है, 10 करोड़ तक भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो आपकी सलाह क्या है, जो नए दलित समाज में जो नए लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें फर्म यानी शॉप एक्ट के तहत शुरू कर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या कंपनी एक्ट में जाना चाहिए? सर इनिशियली तो देखिए, जो नया बिजनेस होता है, अगर उनका बिजनेस कैप छोटा है, उनको 5-10 लाख का कैप करना है, छोटा है, तो उन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें लाइबिलिटीज और गवर्नमेंट प्रोसेस जो होती है बिजनेस की वो बहुत कम होती है।
उसमें उनको क्या है, बस अपने पर्सनल डिटेल्स और पर्सनल यही मेंटेन करना होता है, कंपनी का कुछ नहीं। तो इनिशियली उनका ध्यान सरकार की फॉर्मेलिटीज पूरी करने से अच्छा अपने बिजनेस पे दे सकेंगे, छोटे बिजनेस। तो क्या ये जो फर्म का रजिस्ट्रेशन में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, कितना समय लग सकता है? हाँ सर, सेल्फ प्रोप्राइटरशिप में तो उनको तो 1 डे का प्रोसेस है, 15 मिनट्स का प्रोसेस है। उसके लिए उसको 15 मिनट मात्र? मात्र सर। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? सर डॉक्यूमेंट्स में उसमें दो ही अभी, जो एक तो सॉफ्ट एक्ट रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन है। हम्म। दूसरा रजिस्ट्रेशन करना होगा उद्यमी रजिस्ट्रेशन, वो हम्म। भी ऑनलाइन है। वो भी एक व्हीकल शॉर्टकट, उसके लिए उसके पास दो ही पेपर होना चाहिए, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। और फर्म का एड्रेस, जहाँ उसको बिजनेस करना है उस फर्म का एड्रेस, और उसका खुद का जो फर्म का नाम रहेगा वो। अच्छा, किराए पर सिंपल। अगर मकान है या दुकान है तो उसको रेंट एग्रीमेंट लगाना होगा लैंडलॉर्ड के साथ? हाँ, रेंट एग्रीमेंट लगाना होगा कि वो जो किराए की दुकान है, तो क्योंकि एड्रेस प्लेस उसके नाम पे नहीं होता है, तो उसको रेंट एग्रीमेंट लगाना होता है इसमें कुल जनरली। कितना खर्च सर, आता है? सर इसमें कोई खर्चा नहीं आता है जनरली। उद्यमी रजिस्ट्रेशन और सॉफ्ट एक्ट में आपको रेंट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। हाँ, तो इसमें फिलहाल जरूरत। इसमें कितना टाइम लगता है फर्म में रजिस्ट्रेशन करने का, और कितना पैसा लगता है? सर पैसा तो 1 रुपया भी नहीं लगता है, और अच्छा। समय 15 मिनट के ऊपर भी नहीं लगता है। अगर एक्सपर्ट, अगर मेरे जैसा आदमी कर देगा तो 5 मिनट में दोनों रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाए। ओके। अच्छा, ये बताएं कि क्या बैंक लोन वगैरह मिल सकता है फर्म अगर है तो? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। क्योंकि बैंक लोन, जैसा कि देखिए, कोई भी अभी गवर्नमेंट स्कीम होती है, मैक्सिमम गवर्नमेंट की स्कीम अभी हम दो सेंट्रल की चल रही है, मैं बता देता हूँ। स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, पीएमएजीपी है, ये सेंट्रल की जो स्कीम है। इसमें तो स्टार्टअप वो नया होता है, उसका कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो उनको तो लोन देती है बैंक 25 से, अभी कैप उनका 50 लाख तक कर दिया गया है ये 2022 में। तो लोन के लिए कोई तकलीफ नहीं जाती, फिर वो 1 CR का भी ले। बस उसमें शर्त ये होती है कि उसका जो प्रोजेक्ट है वो बैंक के असेट जो फंडिंग करेगी उसके हिसाब से वो बरोबर बैठ जाना चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपके हिसाब से 1 लाख से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक बिल्कुल बिजनेस सर। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो फर्म रजिस्ट्रेशन कंपनी से ज्यादा बेहतर है? डेफिनेटली सर। इसमें कंपनी का। आपके हम्म। इसमें आपके सीएस के खर्चे इनिशियली जो आते हैं, जो टाइमलाइंस होती है वो गवर्नमेंट की, वहां से आप बच सकते हो, क्योंकि आपको उसकी नीड नहीं है इनिशियल स्टेज, मतलब प्राइवेट कि लिमिटेड जाने अगर फर्म आप बना रहे हैं तो इसमें सीए का इन्वॉल्वमेंट और उसमें जो खर्च होता है उससे आप बच सकते हैं। की। हाँ, उससे बच सकते हैं। इसके पॉसिबल नुकसान क्या हो सकते हैं? कोई नेगेटिव सर इसके पॉइंट कोई का? नहीं, सर इसका कोई नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में ऐसा कोई ये नहीं है। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो लोग 5-5, 10-10 करोड़ का ट्रेडिंग की भी बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की भी बिजनेस कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड में ये होता है कि जब आपको बड़े लोन की जरूरत पड़ती है और आपका जब फंड मार्जिन, खुद का फंड मार्जिन अगर कम होता है, तो हम क्या करते हैं कि समझ लीजिए मेरे मुझे आज मेरा बिजनेस है और मुझे आज फंड की जरूरत है, तो कोई तो ऐसा डायरेक्ट देगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, और 2-3 बंदों को अपने साथ ले लेते हैं। अब 2-3 बंदे क्यों अपने साथ आएंगे अपना इन्वेस्टमेंट लेके? तो उनको कुछ चाहिए, तो हम उनको बोलते हैं ठीक है आप आ जाइए, हम आपको डायरेक्टरशिप दे देंगे। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम डायरेक्टर से पैसा ले सकते हैं एज अ बिजनेस के लिए, कंट्रीब्यूशन एज अ कंट्रीब्यूशन। उसको शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, उसके जितना भी अमाउंट देगा उसके परसेंटेज वाइज जो भी कैलकुलेट कर। तो कैसा है, जब आपका कैप बड़ा हो जाता है, आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, उस समय अगर आपको ये, तब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चाहिए। एक प्रश्न हमसे कई लोग पूछते हैं कि मान लीजिए कोई फर्म बना रहा है, हाँ, चंद्रभान प्रसाद ने एक फर्म बना लिया अपने नाम से, राइट। अ, चंद्रभान ब्रदर्स, या इस तरह से आप देखते होंगे बोर्ड लगा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पाल एंड पाल ब्रदर्स, राम राइट। एंड राम ब्रदर्स। हाँ। बरोबर। तो अगर इसमें कोई अपने कुछ रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करना चाहता है कि आप 1-1, 2-2 लाख इसमें दे दीजिए तो हम आपको कुछ फायदे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
क्या इसकी कोई, इसमें कोई पॉसिबिलिटी होती है लीगल या इलीगल ढंग से, हाँ, देखिए सर, सोल प्रोप फॉर्मल या इनफॉर्मल ढंग से? हाँ, देखिए इसमें जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में है, अगर वो फ्रेंड्स रिलेटिव से फंड लेता है तो वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाएगा। आप उनको अपने बिजनेस से प्रॉफिट होगा तो दे पाओगे। अकाउंटेबिलिटी में जब आएगा नहीं नहीं, हम तब वो नहीं, मान लीजिए कि कोई, हम अपने किसी रिलेटिव से कह रहे हैं कि आप इसमें 1 लाख डाल दो, ऐसे राइट। 10 लोगों से कह के 10 लाख ले लिए, तो डेफिनेटली। इसका लीगल स्टैंडिंग क्या है इसकी? लीगल स्टैंडिंग कुछ नहीं रहेगी। जब आप रिटर्न भर रहे होंगे, जब इनकम टैक्स की रिटर्न की बात आ जाएगी, तब ये जो पैसा आएगा ये आपका स्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन में दिखेगा। अच्छा, हाँ, अनसिक्योर्ड, क्योंकि आपका पैसा नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम रिलेटिव्स हाँ, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, या उसमें फ्रेंड्स। दिखेगा। हाँ, ये आपके बैलेंस शीट में, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट सेल्फ प्रोप्राइटरशिप की रहेगी। हम्म। और सेल्फ प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट रहेगी तो आप खुद के आपके बिजनेस पे दूसरा पैसा लगा नहीं सकता, क्योंकि यू आर द ओनली वन ओनर। हम्म। उस समय क्या हो जाएगा, आपकी बैलेंस शीट पे ये जो पैसा आ रहा है वो अनसिक्योर्ड लोन के हिसाब से आपके बिजनेस के इन्वेस्टमेंट में दिखेगा, जो आपको रिटर्न करना होगा, फिर वो इंटरेस्ट से हो या फ्री हो, वो आपका अनुभव है। तो आप पहले कह रहे थे कि अगर फर्म बनाते हैं तो इसमें सीए के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत, हाँ, आवश्यकता बिल्कुल नहीं सर। है, आप वो बिल्कुल पैसा बिल्कुल। सीए की फी वगैरह बचा सकते हैं। डेफिनेटली सर। अभी आप बता रहे हैं कि जब आप बैलेंस शीट आप बनाएंगे इनकम टैक्स या सेल टैक्स देने का, तो आप बोल रहे हैं कि उसमें बैलेंस शीट बनाना होगा, तो बैलेंस शीट कौन बनाएगा? सर देखिए, अभी इनकम टैक्स प्रोसेस में हम जब जाते हैं तो अभी तो और गवर्नमेंट ने बहुत इजी कर दिया है इनकम टैक्स। आप ऑनलाइन ही अपना रिटर्न 5 CR तक है, सॉरी 5 लाख तक है इनकम आपका, तो आराम से भर सकते हो। उसमें खुद ही खुद जैसा भी आपका फॉर्म सिलेक्शन आ जाएगा, खुद खुद भर सकते हो। खुद पे खुद बैलेंस शीट आती है, वहां लिखा ही रहता है कि अनसिक्योर्ड लोन आपने कितना लिया, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। सिंपल प्रोसेस, कोई सीए की जरूरत नहीं पड़ती आज के आईटीआर भरने में। पूरा सिस्टम इतना जब अच्छा बनाया दिया गया है कि उसमें आपको जो आपके पास बैंक डिटेल्स है वो बैंक डिटेल्स डालना है, आपको इंटरेस्ट मिला वो डालना है, आपके डेबिटर्स कितना है वो क्रेडिटर्स कितना है, ऑटोमेटिक आपकी इनकम टैक्स में बैलेंस शीट जनरेट हो जाती है आज की डेट में। तो बात हो रही थी जीएसटी की, और आप ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि 50 लाख तक का आपका टर्नओवर है या उसके नीचे है, 50 लाख से नीचे है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप ऐसा कह हाँ, रहे थे? डेफिनेटली। कैसा होता है, बिजनेस टाइप ऑफ बिजनेस होता है। गवर्नमेंट ने कुछ बिजनेस में जीएसटी एग्जम्प्टेड होते हैं, तो कुछ बिजनेस जीएसटी एग्जम्प्टेड होते हैं, मगर उसका टर्नओवर अगर 40 लाख के ऊपर होता है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप उस रजिस्ट्रेशन के जीएसटी के दायरे में आते हो। कई कई जगह बहुत कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। समझ लीजिए कि आज मैं नागपुर में, महाराष्ट्र में एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मुझे दिल्ली भेजना है। जी। तो महाराष्ट्र में अगर मेरा टर्नओवर 40 लाख, अभी तो फिलहाल 40 लाख है, अभी वो 50 होने वाला है, 40 लाख के अगर टर्नओवर में मेरा है तो मेरा ठीक है, मुझे जीएसटी थोड़ा एग्जेम्प्टेड होगा क्योंकि मैं स्मॉल कैटेगरी में बिजनेस में आता हूँ। जी। मगर यही मुझे अगर वही बिजनेस, अगर मेरा टर्नओवर समझ लो फर्स्ट ऑर्डर भी है और मुझे दिल्ली इंटर स्टेट भेजवाना है, तो मुझे जीएसटी तो लगेगा ही, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए ई वे बिल बनता है। तो तब मेरा ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना बहुत कंपलसरी होता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जैसे सेल और ट्रेडिंग करना है आपको, तो सेल एंड ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए जीएसटी कंपलसरी होता है। तो ये आपके टर्नओवर के बेसिस पे, नेचर ऑफ बिजनेस के बिजनेस की वजह से, या आपकी जो लिमिट होती है बिजनेस की, उसके दायरे पे आपको ये रजिस्ट्रेशन करना होता समझने के लिए, मान लीजिए किसी ने फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लिया है है। डेफिनेटली। और उसका बिजनेस 10 लाख 15 लाख तक ही है सीमित साल में, यानी महीने का 1 सवा लाख है, पर बरोबर। मान लीजिए कि वो कोई खास प्रोडक्ट, जैसे कि हरी मिर्ची बना रहा है, अचार बना रहा है, राइट। लाल मिर्ची की खेती कर रहा है, और उसको राइट। दिल्ली भेजना है किसी के पास, ट्रेडर के पास, बरोबर। राइट। तो चाहे 15 लाख ही क्यों न टर्नओवर हो साल का, उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नहीं सर, देखिए, कुछ कम्युनिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। कम्युनिटी प्रोडक्ट्स बोले तो एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ हेल्थ के भी प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड है जो टैक्स फ्री है। जैसे कि अभी मिर्ची आपका जो पैकिंग नहीं होगा, अभी अपन थोड़ा डिफरेंशिएट और लेते हैं। डिफरेंशिएट लेते समय कि अभी जो गवर्नमेंट पे चिल्ला रहा है, गवर्नमेंट ने अभी टैक्स लगाया खाने के लिए, दैट इज पैक्ड प्रोडक्ट एंड अनपैक्ड प्रोडक्ट एग्रीकल्चर बेस्ड।
मिर्ची अगर आपने पैक नहीं किया, लेबल नहीं लगाया उस पे, आप बोरे में भर के आप लेके जा रहे हो, तो ये तो टैक्स फ्री, ऑलरेडी टैक्स फ्री। आप गेहूं उठा रहे हो, गेहूं आप लेके जा रहे हो, खुला में है, तो वो टैक्स फ्री है। मगर लेकिन आप इस पर उसको ये मिश्रण साहब, ये बिल्कुल अलग डायलॉग का हिस्सा है। राइट सर। तो अभी ये अगले एपिसोड में हम करेंगे ये डेफिनेटली। जो है पैकिंग और अनपैकिंग का। तो राइट। आपके हिसाब से जो दलित समाज के नवयुवक बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको साप एक्ट में, यानी हाँ। प्रॉपर्टीशिप में हाँ। रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जिसमें कोई खर्च नहीं है, जो एक दिन में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बिल्कुल सर, तो विद इन मिनट्स में। अच्छा, विद इन मिनट्स। तो ये दलित समाज में जो लोग बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं या कोशिश कर रहे हैं या तैयारी में हैं, तो उन्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि शुरू शुरू में फर्म एक्ट में ही उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, और धीरे धीरे आगे बिल्कुल। बढ़ना चाहिए। तो अगली बार हम लोग डेफिनेटली इस पर बहस, डायलॉग करना चाहेंगे आपके साथ कि ये स्मॉल इंडस्ट्री क्या है, माइक्रो इंडस्ट्री क्या है, डेफिनेटली। इसके फायदे नुकसान क्या हैं, इसकी क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि दलित आंदोलनों में बिजनेस पर चर्चा नहीं होती है, दलित सम्मेलनों में बरोबर। बिजनेस पर सम्मेलन नहीं होते हैं, दलित गैदरिंग्स में बिजनेस पर बातें नहीं होती हैं। तो लोगों को टैक्सेशन के बारे में नहीं मालूम, रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं मालूम, प्रोडक्ट ब्रांडिंग के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। अभी जैसे आपने बताया पैक्ड और अनपैक्ड प्रोडक्ट के बारे में आइडिया नहीं है। तो चलिए, अगला अगला जो है बहस, या तो हम लोग करेंगे व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, व्हाट इज। सर, अपन इसमें टॉपिक ले लेंगे कि कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज। यही थोड़ा एक पहला है कि बिजनेस किस कैटेगरी में जाना चाहिए, किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन होगा। अभी तो रजिस्ट्रेशन की बात की, फिर किस क्या, उसके बाद प्रोडक्ट को अनपैक, पैक, या फिर प्रोसेस अनप्रोसेस, उसको नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। तो चलिए पहले एक फिर कंपनी का हाँ, ड्रेस देखें। अभी तो फिर बिजनेस की जो कैटेगरीज हैं, हाँ, माइक्रो, हाँ सर। स्मॉल, वेरी स्मॉल, बिग है, इस पर हाँ। हम बात करेंगे। राइट। थैंक यू सो मच मेश्राम साहब, आप का ये योगदान समाज के लिए जरूरी है। क्योंकि समाज जो है को ये मालूम होना चाहिए कि नौकरी आपकी है तो वही नौकरी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बिजनेस अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाता है। तो इसलिए बिजनेस की तरफ अपने समाज डेफिनेटली। को ले जाना है। और अगर बिजनेस की तरफ ले जाना है, तो बिजनेस की जो निटी ग्रिटीज हैं, ये अपने समाज को मालूम होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत।